सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं साउंड ऑफ मेटल के बारे में। एक कहानी है रूबेन स्टोन की, जो कि एक ड्रमर है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बैंड चलाता है जिसका नाम है ब्लैक गेमोन। उसकी गर्लफ्रेंड एक सिंगर है, वो गाना गाती है और रूबेन ड्रम बजाता है। दोनों एक आरवी में रहते हैं, उनके पास घर नहीं है और वो हर जगह जाकर के शोज करते हैं और वो कहीं भी शो करने के लिए अपने आरवी से ही जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें रूबेन और उसकी गर्लफ्रेंड लू एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। और रूबेन एक बहुत ही अच्छा ड्रमर है, वो बहुत ही अच्छा ड्रम बजाता है। जब वो ड्रम बजाता है तो उसे सुनने के बाद लोग उसकी वाहवाही करते हैं। और रूबेन जिस तरीके से ड्रम बजाता है उसे देख करके लगता है कि रूबेन भी ड्रम से बहुत प्यार करता है और उनका ये कॉन्सर्ट बहुत ही अच्छा जाता है। उसके बाद अगले दिन हमें रूबेन और लू अपने आरवी में सोए हुए नजर आते हैं। उसके बाद रूबेन हर रोज की तरह उठता है, अपना नाश्ता बनाता है और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करता है। उसके बाद लू भी उठती है और दोनों डांस करते हैं और दोनों की जिंदगी बड़ी ही अच्छी बीत रही होती है और दोनों एक साथ बड़े ही खुश होते हैं। उसके बाद दोनों एक साथ अपने आरवी में एक स्टोर में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद जब दोनों उस स्टोर में जाने के बाद कुछ कलेक्शंस को देख रहे होते हैं, तभी अचानक रूबेन को ऐसा लगता है कि उसके कान में कुछ घुस गया है और वो कुछ भी सुन नहीं पा रहा है। उसके बाद रूबेन बार बार अपने कान को छूता है और थोड़े समय के बाद उसे फिर से वापस सारी चीजें सुनाई पड़ने लगती हैं। और उसके थोड़े समय के बाद रूबेन हमें फिर से एक कॉन्सर्ट में नजर आता है और वो वहाँ पे ड्रम बजा रहा होता है। अभी ड्रम बजाते बजाते धीरे धीरे सारे साउंड्स उसके लिए बहुत ही धीमे हो जाते हैं और वो किसी भी चीज को उतना अच्छे तरीके से नहीं सुन पाता है। इसलिए वो ड्रम की स्पीड तेज कर देता है और उसे जोर जोर से बजाने लगता है। और उसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि रूबेन रात भर नहीं सो पाया है, क्योंकि वो पूरी रात अपने इसी कंडीशन के बारे में सोच रहा था। और उसके बाद जगते ही उसे पता चलता है कि अब वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा है। वो हर चीज को सुनने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता। ना ही वो अपने मिक्सर की आवाज सुन पाता है और ना ही नहाते वक्त वो अपने शावर की कोई आवाज सुन पाता है। और ये सब देखने के बाद रूबेन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने पास के फार्मेसी में जाता है और अपनी कंडीशन के बारे में बताता है। उसके बाद वहाँ बैठा कंपाउंडर उसकी बातों को समझ जाता है और तब वो डॉक्टर से बात करता है और बताता है कि एक आदमी को ऐसी ऐसी समस्या हुई है और वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा है। वो इस बात को भी नहीं सुन पा रहा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उसके बाद डॉक्टर कहता है कि उसे इमीडिएट मेरे पास भेजो। उसके बाद रूबेन डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उस पर कुछ टेस्ट्स करता है और सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर रूबेन से कहता है कि तुम्हारे दाएं कान की सुनने की शक्ति 70% कम हो चुकी है और तुम्हारे बाएं कान की सुनने की शक्ति भी घटकर 24% हो चुकी है। और जिस स्पीड के साथ तुम सुनने की शक्ति खो रहे हो, बहुत ही जल्द तुम बिल्कुल बहरे हो जाओगे और कुछ भी नहीं सुन पाओगे। और ये सब सुनने के बाद रूबेन डॉक्टर से कहता है कि इसको ठीक करने का कोई तरीका है। और ये सुनने के बाद डॉक्टर कहता है कि तुम्हें सबसे पहले उन जगहों से दूर रहना पड़ेगा जहां बहुत ही ज्यादा हल्ला होता है और जहां पे बहुत ही ज्यादा नॉइज होता है, क्योंकि अभी इलाज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारे सुनने की शक्ति जो बची है उसे हम बचा सकें। और फिर हम तुम पे कुछ टेस्ट करेंगे और उसके बाद हम बता पाएंगे कि तुम्हारे लिए क्या इलाज है। और तुम्हारे इस कंडीशन का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है और उसका नाम है इम्प्लांट। और ये ट्रीटमेंट हम तभी रेकमेंड करते हैं जब पेशेंट एकदम से बहरा हो जाए, क्योंकि ये ट्रीटमेंट बहुत ही महंगा है। इसका कॉस्ट कम से कम 80 से 90 हजार डॉलर्स आएगा और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इस ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं देगी। और ये सुनने के बाद रूबेन थोड़ी देर तक रुक जाता है और अपने दिमाग में सोचने लगता है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा। और उसके बाद वो डॉक्टर से कहता है कि हम इस ट्रीटमेंट को कब करवा सकते हैं। और इस बात को सुनने के बाद डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी ट्रीटमेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अभी तुम अपने आप को कैसे रखते हो, क्योंकि तुम्हें सारे नॉइजेस से बिल्कुल ही दूर रहना है। क्योंकि एक बार तुमने अपने सुनने की शक्ति खो दी, उसके बाद वो सुनने की शक्ति बिल्कुल भी वापस नहीं आने वाली। जैसे तुम चीजों को अभी सुन पा रहे थे, दुनिया का कोई भी ट्रीटमेंट तुम्हें वैसा रिजल्ट नहीं दे सकता। इसलिए तुम्हारा पूरा का पूरा फोकस अभी इस बात पे होना चाहिए कि जितनी तुम्हारे सुनने की शक्ति बची है उसे तुम बचा सको और नॉइजेस से अपने आप को दूर रखो। और रूबेन इन सारी बातों को सुन तो लेता है, लेकिन अगले दृश्य में हमें रूबेन फिर से एक कॉन्सर्ट में देखने को मिलता है जहां वो फिर से ड्रम बजा रहा है। और ड्रम बजाते बजाते फिर से रूबेन के साथ वही चीजें होती हैं और अचानक उसे सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है। और उसके बाद वो बीच कॉन्सर्ट से उठ के बाहर भाग जाता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तभी लू उसके पास आती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। और उसके बाद अगले दृश्य में हम देखते हैं कि लू उससे बात तो कर रही है,
लेकिन वो हर एक चीज उसे लिख के समझा रही है, यानी कि रूबेन अब कुछ भी नहीं सुन पा रहा। और यहाँ पे लू रूबेन को समझाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने अब तक जितने भी कॉन्सर्ट बुक किए हैं उन्हें उन सबको कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन रूबेन इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझना चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि वो सारे कॉन्सर्ट करे और वो इतने पैसे इकट्ठा कर ले जिससे वो अपना ऑपरेशन करवा सके। और लू ये सब देखने के बाद एक आदमी को कॉल करती है जिसका नाम है हेक्टर। और हेक्टर बहुत दिनों से रूबेन की मदद करता आ रहा है जब रूबेन ड्रग्स लेता था, और रूबेन ने पिछले 4 साल से ड्रग्स नहीं लिया है और ये सब उसने हेक्टर की मदद से किया है। और लू रूबेन के कंडीशन के बारे में हेक्टर को बताती है। तब हेक्टर कहता है कि मैं तुम्हें एक आदमी के बारे में बता रहा हूँ, तुम लोग जा करके उससे मिलो। और उसके बाद लू और रूबेन हेक्टर के बताए हुए एड्रेस पे पहुंचते हैं। यहाँ पे उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम है जो, और जो भी बहरा है लेकिन जो लिप्स रीड करता है और उसी से वो लोगों से कम्युनिकेट करता है। दोनों से मिलने के बाद जो लू से कहता है कि उसे अकेले में रूबेन से कुछ बात करनी है, और उसके बाद वो उसे एक अलग कमरे में लेकर के जाता है। और इस कमरे में जो के ग्रुप का एक आदमी एक ऐसे मशीन से जो को कनेक्ट करता है जिससे जो कुछ भी बातें करे वो सारी बातें स्क्रीन पे लिखी जाती है, ताकि जो रूबेन से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सके और रूबेन भी समझ सके कि जो क्या कह रहा है। यहाँ पे जो रूबेन से पहला सवाल पूछता है कि क्या तुम कोई नशा करते हो, और रूबेन कहता है कि हाँ, मैं 4 साल पहले हेरोइन लेता था, लेकिन उसके बाद से मैंने इसको लेना बंद कर दिया और आखिरी बार मैंने इस चीज को 4 साल पहले लिया था। और ये सब सुनने के बाद जो भी रूबेन को अपने बारे में बताता है और कहता है कि मुझे भी शराब की बहुत ही बुरी लत थी। मैंने अपने सुनने की शक्ति वियतनाम वॉर में खो दिया जब मेरे पास एक बम फटा। उसके बाद मैंने अपने परिवार को भी खो दिया, मैंने अपने बीवी बच्चों को भी खो दिया, लेकिन मेरे बीवी बच्चों ने मेरे बहरे होने की वजह से मुझे नहीं छोड़ा, बल्कि मेरे शराब पीने की वजह से मुझे छोड़ा। और उसके बाद जो रूबेन से पूछता है कि तुमने अब क्या सोचा है, और ये सुनने के बाद रूबेन कहता है कि मैंने सोचा है कि मैं पैसे इकट्ठा करूंगा और उसके बाद मैं इम्प्लांट वाली सर्जरी करवाऊंगा। और ये सुनने के बाद जो कहता है कि ये सर्जरी तो बहुत ही महंगा पड़ता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो करवा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो यहाँ पे रहने का एक शर्त है। हम सारे बहरे लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन हम इसे कोई भी बीमारी नहीं मानते, क्योंकि हम यहाँ पे जिस चीज का इलाज करते हैं वो बहरापन नहीं है, बल्कि सुनने की शक्ति चले जाने के बाद जो चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं हम उसका इलाज करते हैं। और ये बातें बताने के बाद जो रूबेन को कहता है कि जाओ और अपनी गर्लफ्रेंड को भी यहाँ बुला लो, क्योंकि आगे जो मैं कहने वाला हूँ ये सारी बातें उसको भी जानना चाहिए। और उसके बाद लू भी इस कमरे में चली आती है। उसके बाद जो लू से कहता है कि मुझे लगता है कि रूबेन को यहीं रहना चाहिए और उसे भी साइन लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, और अगर रूबेन हमारे साथ रहेगा तो वो मानसिक तौर पे भी इन सारी चीजों से बाहर निकल पाएगा। और ये सुनने के बाद रूबेन कहता है कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास उतने सारे पैसे नहीं है। तब जो कहता है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, क्योंकि हमें चर्च स्पॉन्सर करता है, लेकिन यहाँ पे रहने के लिए अगर कोई चीज सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो है कि तुम्हें अपने आप को बाहरी दुनिया से काटना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पे हमारे साथ रहना पड़ेगा और तुम कोई फोन कॉल नहीं कर सकते और तुम बाहर के किसी भी आदमी से मिल नहीं सकते। और ये सारी बातें सुनने के बाद रूबेन कहता है कि वो ऐसे बिल्कुल नहीं रह सकता, और उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब रूबेन घर जाता है तो वो लू से कहता है कि मैं अभी भी वो सारे कॉन्सर्ट कर सकता हूँ, मैं सुन नहीं सकता तो क्या हुआ, तुम मुझे इशारे में सारी चीजें बताते रहना, मैं वैसे बजाता रहूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बार बजाया है और मुझे पता है कि तुम कब क्या गाती हो और मुझे कब क्या बजाना है। ये सारी बातें सुनने के बाद लू भी एक वक्त के लिए मान जाती है, लेकिन उसके अगले सुबह लू जैसे जगती है वो देखती है कि रूबेन घर की सारी चीजों को तोड़ रहा है। और ये सब देखने के बाद लू रूबेन को कहती है कि तुम्हें मदद की जरूरत है, लेकिन रूबेन लू की एक भी नहीं सुनता और उससे झगड़ा करने लगता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो। और उसके बाद लू को ये बात बुरी लग जाती है और लू वहां से जाने लगती है। तब रूबेन उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हर चीज करने को तैयार हूँ, बस मुझे छोड़ के मत जाओ। और तब लू कहती है कि अगर तुम मेरी सच में मदद करना चाहते हो तो तुम जो के पास चले जाओ, तुम्हें बस थोड़े दिन वहां रहना पड़ेगा और उसके बाद हम फिर से एक साथ रहने लगेंगे। तुम मुझे लेटर लिखना और अपने बारे में बताते रहना। और इतना कहने के बाद लू वहां से चली जाती है। और लू के जाने के बाद रूबेन भी जो के पास चला जाता है, और वहां जाते ही सबसे पहले जो रूबेन से उसकी गाड़ी की चाबी और उसका मोबाइल लेता है। उसके बाद रूबेन वहां रहना तो शुरू कर देता है, लेकिन शुरू में रूबेन को बहुत सारी परेशानियां आती है, क्योंकि वहां के सारे लोग साइन लैंग्वेज में बातें करते हैं, लेकिन रूबेन को यह भाषा बिल्कुल भी नहीं आती, इसलिए वो हर एक समय बहुत ही उदास बैठा होता है। उसके थोड़े समय के बाद जो रूबेन को उन क्लासेज में भेजता है जहाँ पे वो साइन लैंग्वेजेस सीख सकता है,
लेकिन वो क्लासेज ऐसी होती हैं जहाँ पे ज्यादातर बच्चे होते हैं, इसलिए शुरू में रूबेन के लिए यहाँ पर भी मुश्किलें आती, लेकिन फिर भी रूबेन अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो इस भाषा को सीख सके। उसके बाद एक दिन रूबेन सबसे बचता बचाता ऑफिस में घुस जाता है और अपने मेल को चेक करता है, जिसमें उसे लू का एक मैसेज मिलता है, जिसमें लू ने लिखा है कि जो उसे उसकी सारी खबर देता है और जो का कहना है कि रूबेन बहुत ही अच्छा कर रहा है और रूबेन बहुत ही बहादुरी दिखा रहा है, और इस चीज से लू को बहुत ही ज्यादा खुशी मिली है और लू चाहती है कि रूबेन हमेशा ऐसा ही बहादुरी दिखाता रहे। और इस मैसेज को पढ़ने के बाद रूबेन को बहुत एनर्जी मिलती है। उसके बाद रूबेन और भी अच्छे से बाकी कामों को करने लगता है। तभी थोड़े समय के बाद जो एक दिन रूबेन से मिलता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। फिर रूबेन पूछता है कि कैसा काम? तब जो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हर रोज तुम एक कमरे में बैठो और पेपर पे तुम्हारे मन में जो भी आए उसे बस लिखते जाओ। वो चीज कोई पेंटिंग नहीं होनी चाहिए, तुम्हें शब्दों को लिखना है। तुम्हारे मन में जैसा है तुम कहानी, कविताएं, जो चीज चाहो लिख सकते हो, लेकिन बस तुम्हें लिखना है और तुम्हें उसी कमरे में बैठ के लिखना है। क्योंकि मैं भी यही करता हूँ और मैं आज तक लिख रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी लिखो। और इन सारी बातों को सुनने के बाद रूबिन लिखने के लिए राजी हो जाता है और उसके अगले दिन रूबिन लिखने बैठता है, लेकिन रूबिन लिख नहीं पाता है क्योंकि रूबिन के लिए लिखना बहुत ही मुश्किल है और एक कमरे में बैठना, इसलिए वो पूरे समय अपने आप पे बस गुस्सा ही करते रहता है। उसके बाद रूबिन धीरे धीरे बच्चों के साथ घुलने मिलने लगता है और उसके साथ साथ अब रूबिन ने साइन लैंग्वेज भी सीख लिया है, इसलिए अब उसे दूसरों से बात करने में कोई परेशानी नहीं होती और अब वो सबसे बड़े घुल मिल के रहता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी रूबिन के लिए लिखना आज भी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी इस बार जब जो रूबिन के साथ बैठता है तब जो रूबिन को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ काम करो और उसके लिए हम तुम्हें पैसे भी देंगे, क्योंकि यहाँ के सारे लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और तुम जो चाहो बच्चों को पढ़ा सकते। लेकिन रूबिन इस बात का जवाब नहीं दे पाता है क्योंकि रूबिन ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। उसके बाद रूबिन एक बार फिर से चुपके से ऑफिस में जाता है और अपना मेल चेक करता है और उसके बाद वो लू को देखता है और लू को देखने के बाद उसे लगता है कि लू को उसकी जरूरत है। उसके बाद वो अपने आरवी में वापस आता है और वहाँ की सारी चीजें पैक करके अपने दोस्त को दे देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इन सारी चीजों को बेच दो और जो भी पैसे मिले मुझे ला करके दो। और उसका दोस्त सारी चीजों को बेचने के लिए निकल जाता है और उसके बाद रूबिन उस क्लिनिक में कॉल करता है जहाँ पे उसने अपने कान का इलाज करवाया था और उनसे अपॉइंटमेंट के लिए बात करता है कि उसे इम्प्लांट करवाना है। और उसके अगले दिन रूबिन अपनी आरवी भी बेच रहा होता है और जो आदमी उस आरवी को खरीदने आता है वो उसके बहुत कम पैसे दे रहा होता है। फिर भी रूबिन उस पैसे पे मान जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है और वो कहता है कि मैं बहुत जल्द तुमसे ये गाड़ी खरीदने आऊंगा और तब तुम्हें ये गाड़ी मुझे वापस बेचनी होगी, लेकिन गाड़ी एकदम ऐसे ही कंडीशन में होनी चाहिए और मैं तुम्हें 10% ज्यादा पैसे दूंगा जितने पैसे तुमने मुझे अभी दिए हैं। और वो आदमी मान जाता है और आरवी को खरीद लेता है। उसके अगले दिन रूबिन पहुंचता है क्लिनिक में और उसका ऑपरेशन हो जाता है और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसे 4 सप्ताह के बाद यही फिर से वापस आना पड़ेगा और तब वो उसके हियरिंग पावर्स को एक्टिवेट करेंगे। और उसके बाद रूबिन फिर से जो की जगह पे वापस चला आता है, लेकिन वो जैसे ही यहाँ आता है उसे जो मिल जाता है और उसके बाद रूबिन जो को पूरी बात बताता है और कहता है कि उसने अपने आरवी को बेच दिया और अपनी सारी चीजों को बेच दिया ताकि वो इस समस्या से बाहर निकल पाए और वो अपना इलाज करवा पाए। और ये बात जो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम अब तक उस कमरे में बैठ करके सिर्फ कुछ कुछ सोच रहे थे, यानी तुमने कभी भी उस चीज को महसूस नहीं किया, यानी तुमने कभी भी कुछ भी उस पन्ने पे लिखने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए तुम्हारे अंदर आज भी बेचैनी है और आज भी तुम एक नशेड़ियों की तरह बात करते हो। और ये सब सुनने के बाद रूबिन जो को कहता है कि क्या वो यहाँ पे कुछ और दिन रह सकता है। तब जो उसे कहता है कि नहीं, क्योंकि तुम इस चीज को बीमारी समझते हो लेकिन हम इस चीज को बीमारी नहीं समझते, और अगर तुम यहाँ पे रहे तो बाकी लोगों पे इसका बुरा असर होगा और वो भी कहीं इस चीज का इलाज ढूंढने ना निकल पड़े, इसलिए तुम्हें कहीं अपना अलग ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद रूबिन भी यहाँ से चला जाता है और उसके बाद रूबिन कुछ दिन होटल में गुजारता है और उस पूरे समय वो लंबी सोच में डूबा रहता है। और उसके बाद वो डॉक्टर्स के पास पहुंचता है अपनी हियरिंग पावर को एक्टिवेट करवाने के लिए, और जब उसकी हियरिंग पावर्स एक्टिवेट होती हैं तब वो सारी आवाजें सुनने के बाद बड़ा ही सरप्राइज होता है
क्योंकि वो सारी की सारी आवाजें जो है ऐसा लगता है कि कोई रोबोट बोल रहा हो। और ऐसी आवाजें सुनने के बाद जब रूबिन डॉक्टर से कहता है कि मुझे ऐसे क्यों सुनाई पड़ रहा है, तब डॉक्टर्स कहते हैं कि इसमें आपको ऐसी ही आवाजें सुनाई पड़ेंगी क्योंकि ये सारी आवाजें मशीन की रीडिंग के बाद आ रही है। और इस चीज को सुनने के बाद रूबिन बहुत ही डिसअपॉइंट होता है क्योंकि उसने ऐसी चीजें कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। और उसके बाद रूबिन यहाँ से निकलता है और सीधा पहुंचता है लू के घर पे, जहां उसकी मुलाकात होती है लू के पापा से। और यहाँ पे लू के पापा इससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि पहले मैं तुमसे नफरत करता था, लेकिन अब मैं तुमसे नफरत नहीं करता। पहले मुझे लगता था कि तुमने लू को मुझसे चुराया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुमने लू को संभाल के रखा। और रूबिन को ये सारी बातें अच्छी लगती हैं। और लू के पापा से बात करने के बाद रूबिन चला जाता है लू के कमरे में और उसका इंतजार करने लगता है। और थोड़े समय के बाद लू वहां पे आती है और उसके बाद वो रूबिन को देखने के बाद बहुत ही खुश होती है। और रूबिन से थोड़ी देर बात करने के बाद लू बाहर चली जाती है और कहती है कि आज उनके घर पे पार्टी है, इसलिए उसे बहुत सारी तैयारियां करनी है। और उसके बाद रात में पार्टी होने लगती है और पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। लेकिन रूबिन उस पार्टी को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाता क्योंकि उसे सारी की सारी आवाजें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती, इसलिए वो जानबूझ के इधर उधर घूमते रहता है। और उसके थोड़े समय के बाद वो देखता है कि लू के फादर उसे फोर्स कर रहे हैं कि वो गाना गाए। और उसके बाद लू और उसके फादर दोनों गाना गाते हैं, लेकिन लू उस समय बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल लग रही होती है। और ये सारी चीजें देखने के बाद रूबिन को ये बात समझ में आती है कि लू की भी जिंदगी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लू के फादर ने उसे बताया था कि लू पहले अपनी माँ के साथ रहती थी और जब उसकी माँ की डेथ हो गई उसके बाद से लू अपने पापा के साथ रहने लगी। इसलिए लू की जिंदगी हमेशा ही परेशानियों से घिरी हुई रही है। और ये देखने के बाद रूबिन को समझ में आता है कि वो अकेला नहीं है जिसकी जिंदगी में इतनी सारी परेशानियां हैं। और उसके बाद जब रात में लू रूबिन के पास आती है तब रूबिन उसे थैंक यू कहता है और कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है और अगर तुम नहीं होती तो शायद आज मैं भी नहीं होता। और ये सुनने के बाद लू बहुत ही भावुक हो जाती है और कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं होती, क्योंकि तुमने भी मेरी जान बचाई है। और उसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और दोनों रोने लगते हैं। और उसकी अगली सुबह रूबिन जगता है और लू को बिना बताए तैयार होकर के उस घर से बाहर निकल जाता है और उसके बाद उस घर से बहुत दूर आकर के बैठ जाता है। और यहाँ पे रूबिन ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो जितनी भी आवाजें वो सुन पा रहा है वो सारी की सारी आवाजें उसे कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं। इसलिए वो अंत में अपने सर की मशीन निकाल देता है जिससे वो इन सारी आवाजों को सुन पा रहा था। और इस मशीन को निकालने के बाद रूबिन के चेहरे पे एक अलग किस्म का आनंद होता है और उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि उसे अभी पता चला है कि असली दुनिया क्या है। वो अब तक नकली दुनिया में जी रहा था। और उसके बाद ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। इस पूरे फिल्म के दौरान हमें एक बात समझ में आती है कि हमें अपने आप को स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है। जिस दिन हमने अपने आप को स्वीकार कर लिया और अपने आप से कंप्लेन करना बंद कर दिया और चीजों को ठीक करना बंद कर दिया, उसी दिन शायद हम असली दुनिया का आनंद ले पाते हैं। जब तक हम अपनी चीजों को प्रॉब्लम का नाम देंगे और उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे, तब तक हमारी परेशानियां ऐसे ही दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी और हम अपनी जिंदगी का आनंद कभी भी नहीं उठा पाएंगे। इसलिए हमें अपने आप को और अपनी सारी सिचुएशंस को स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है, तभी शायद इस दुनिया में हम खुल के सांस ले पाए। तो हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारा बहुत ही ज्यादा हौसला बढ़ाता है और हमें ऐसी बहुत सारी वीडियोज बनाने की ताकत देता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।